आओ विद्यार्थियों, मैं जयश्री आपके सामने एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि अनुस्वार और अनुनासिक कहाँ पर लगाया जाता है। हिंदी लिखते वक्त चंद्र बिंदु और बिंदु कहाँ पर प्रयोग होते हैं, इनके आसान तरीके मैं आपको आज बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज आपको अनुस्वार के बारे में बताती हूँ। अनुस्वार का मतलब होता है डॉट या बिंदु। डॉट कहाँ लगाया जाता है? बोलते वक्त, लिखते वक्त। देखिए, जैसे संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, अम की मात्रा के लिए प्रयोग होता है, शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं में प्रयोग होता है और पंचमाक्षर के लिए प्रयोग होता है। अब ये शिरोरेखा क्या होती है, पंचमाक्षर क्या होता है और कहाँ पर अनुस्वार लगाता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत भाषा में अनुस्वार प्रयोग होता है। कहाँ पर प्रयोग होता है? देखिए, जहाँ पर य, र, ल, व, श, ह होता है, वहाँ पर वह अपने वास्तविक रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे हम बोलते हैं हंस, तो यहाँ पर ध्वनि देखिए, हंस नाक से बोली जा रही है और यहाँ पर पीछे लगा है स, तो हम आगे यहाँ पर लगाएंगे बिंदु, ना कि चंद्र बिंदु। अगर हम यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाते हैं तो ध्वनि देखिए कैसे निकलती है, हंस। यहाँ पर नाक और मुंह से ध्वनि निकलती है, तो जहाँ पर नाक और मुंह से ध्वनि निकलती है वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, और जहाँ पर ध्वनि साउंड जहाँ पर सिर्फ नाक से निकलती है वहाँ पर हम बिंदु का प्रयोग करते हैं। और आसान तरीका है समझने का कि य, र, ल, व, स, ह जहाँ पर भी हो उसके आगे हम डॉट ही लगाएंगे। आगे देखिए, जैसे संयम, यहाँ पर य आया है और य के पहले हम क्या लगाएंगे? डॉट, बिंदु, क्योंकि यहाँ पर साउंड क्या है? संयम। इसके लिए हम यहाँ पर य के पहले बिंदु लगाएंगे। आगे देखिए, मैं आपको और उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे मान ले यहाँ पर लिखा है संलेखन, तो यहाँ पर नाक से ध्वनि निकलती है संलेखन, तो यहाँ पर ल आया है और ल के पहले हम क्या लगाएंगे? डॉट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी य, र, ल, व, स, ह हो वहाँ पर हम डॉट यानी बिंदु ही लगाएंगे। अब देखिए, और आगे कहाँ पर बिंदु लगा सकते हैं हम? शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं में हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब ये शिरोरेखा क्या होती है? शिरोरेखा, ये देखो, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, ये जो हम लाइन खींचते हैं यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं शिरोरेखा। और शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं लिखी जाती है, जैसे ई की मात्रा, ई की मात्रा इस लाइन के ऊपर लिखी है। बड़ी ई की मात्रा ये देखो इस लाइन के ऊपर लिखी हुई है। ए की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर होती है, आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर होती है, ओ की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर होती है, और औ की मात्रा भी शिरोरेखा के ऊपर होती है। शिरोरेखा का मतलब होता है ऊपर वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं शिरोरेखा। तो मैं आपको इसको उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है गोंद, यहाँ पर ध्वनि आ रही है, नाक और मुंह से निकल रही है ध्वनि, साउंड कहाँ से निकल रही है? नाक और मुंह से। लेकिन यहाँ पर हमें लगाना चंद्र बिंदु चाहिए, लेकिन हमें लिखते वक्त यहाँ पर बिंदु का ही प्रयोग करना है, क्योंकि चंद्र बिंदु लगाएं तो एक तो अच्छा भी नहीं लग रहा है यहाँ पर लगाया हुआ, और एक यहाँ पर चंद्र बिंदु जो है वहाँ पर जितनी जगह भी नहीं होती है कि यहाँ पर लगाया जाए। तो हिंदी में साउंड चाहे चंद्र बिंदु की आए, लेकिन फिर भी हम बिंदु लगा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये शिरोरेखा है और शिरोरेखा के ऊपर किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। तो शिरोरेखा के ऊपर वाली मात्राओं पर हम क्या लगाएंगे? बिंदु। अगला देखिए, एक और उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगी। देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर चोंच, यहाँ पर साउंड आ रही है चोंच, नाक और मुंह से ध्वनि निकल रही है, लेकिन यहाँ लगना एक्चुअल में हमें चंद्र बिंदु चाहिए, लेकिन फिर भी हम लगा रहे हैं बिंदु, क्योंकि यहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर ओ की मात्रा है और इसके लिए हम यहाँ पर बिंदु का प्रयोग करेंगे। अगर यह गलत नहीं माना जाएगा, यह एकदम सही माना जाएगा, इसके लिए आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। और कहाँ पर हम बिंदु लगा सकते हैं? देखिए, पंचमाक्षर के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं बिंदु का। अब पंचमाक्षर क्या होता है? पंचमाक्षर होता है फिफ्थ पोजीशन। आपको वर्णमाला तो मालूम ही है। जैसे देखिए, यह क वर्ग है, क वर्ग में कितने अक्षर है? क, ख, ग, ग, ड। इस प्रकार सब में 5-5 अक्षर है, तो जहाँ पर 5 अक्षर होंगे उनको क्या बोलेंगे? पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर का पहला जो वर्ग है वह है क वर्ग, और उसका लास्ट का जो वर्ड देखिए यह है ड, और ये जो सारे पीछे के जो वर्ण हैं यह बोले जाते हैं पंचमाक्षर। क्या बोले जाते हैं? पंचमाक्षर। तो ये जो ड है
ये ढ एक बच्चे के रूप में समझिए इसको कि ये एक बच्चा है और ये इसकी फैमिली है। तो ढ किस किस के साथ लग सकता है? क के साथ, ख के साथ, ग के साथ और घ के साथ ढ लग सकता है, लेकिन ढ कभी भी और अन्य वर्णों के साथ नहीं लग सकता। इस बात का आप ध्यान दीजिए। सिर्फ छोटी सी बात है, जैसे च वर्ग का कोई भी वर्ण है, वहां पर हमें पंचम अक्षर का पता लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे? च के लास्ट वाला वर्ण कौन सा है? य। तो यहाँ पर चम का कोई भी वर्ड हो, च छ ज ज, तो इसके साथ पंचमाक्षर लगेगा य। इसी प्रकार सबसे जो लास्ट वाला वर्ण जो होता है, पंचमाक्षर जो होता है, वह हमेशा प्रयोग में लिया जाता है। मैं अब आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ। यहाँ मैंने बहुत सारे उदाहरण लिख रखे हैं, इसमें से मैं आपको 2 उदाहरण समझा रही हूँ। देखिए, जैसे पंप, पंप में ध्वनि नाक से निकल रही है, लेकिन अगर हमें यह पता लगाना है कि इसमें कौन सा पंचमाक्षर है, तो अब हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, बिंदु के बाद यह कौन सा वर्ण है? प। अब यहाँ पर देखिए, प वर्ग में कौन कौन सा वर्ण है? प, फ, ब, भ, म। लास्ट वर्ण है म, तो यहाँ पर पंचमाक्षर क्या आएगा बिंदु की जगह? म, पंप। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अगर हमें बिंदु का प्रयोग करना है और उच्चारण करना है तो पंप बोला जाएगा। यहाँ पर न तो ण की ध्वनि आएगी, यहाँ न की ध्वनि आएगी, यहाँ पर म की ही ध्वनि आएगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कंठ। अब बिंदु के बाद वाला अक्षर देखिए कौन सा है? ठ। अब यहाँ पर हम देखते हैं ठ कहाँ पर कौन से वर्ग में आया? ट वर्ग में। ट वर्ग की लाइन में आया ना। इसमें लास्ट वाला वर्ण कौन सा है? ण। यहाँ पर ये सारे जो वर्ण है आधे अक्षर के रूप में लिखे जाएंगे। कैसे लिखे जाएंगे? आधे अक्षर के रूप में। तो यहाँ पर ठ में सबसे लास्ट वाला जो वर्ण है वह है ण। तो यहाँ पर हम आधा ण प्रयोग करेंगे और बोलेंगे कैसे? कंठ। यहाँ पर ध्वनि देखिए सिर्फ नाक से निकल रही है, तो यहाँ पर आप बिना सोचे समझे बिंदु लगा सकते हैं। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एकदम भी कंफ्यूज ना हो। आप ये सारे उदाहरण करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अनुनासिक कहाँ पर लगाया जाता है। अनुनासिक का मतलब होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, चंद्र बिंदु, एक चांद जैसा आकार और उसके ऊपर एक डॉट, उसको बोलते हैं हम अनुनासिक। उसकी ध्वनि कैसे निकलती है? उसकी ध्वनि नाक और मुंह से श्वास निकलती है। और चंद्र बिंदु का प्रयोग कैसे होता है? जो सिरो रेखा से नीचे लिखे जाने वाली मात्राओं के साथ होता है। आपने पहले पढ़ा था ना कि सिरो रेखा से ऊपर लिखे जाने वाले मात्राओं के साथ क्या प्रयोग होता है? बिंदु। लेकिन यहाँ पर ठीक उसके विपरीत है कि सिरो रेखा से नीचे लिखी जाने वाली जो मात्राएं होती है, अ, आ, उ, री, ये सब देखिए, ये सिरो रेखा होती है, ऊपर वाली लाइन, इन सब के नीचे लिखी जाती मात्राएं हैं ये। तो इन मात्राओं पर हम क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु। तो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है मुंह, और ह के ऊपर यहाँ पर हमने क्या लगाया है? चंद्र बिंदु। यहाँ पर क्योंकि अ है और सिरो रेखा के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, नीचे ह में वैसे भी कोई मात्रा नहीं होती है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु। यहाँ एक अगला और उदाहरण देखिए, जैसे कांच। यहाँ पर कां, जो वर्ड बोला जाता है उसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। लेकिन बिंदु के समय आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर बोला जाता है उसके पीछे या आगे वाले वर्ण को ध्यान में रखकर बिंदु लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर चंद्र बिंदु जिस वर्ण को बोला जाता है उसी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कांच, कां, यहाँ पर ध्वनि कहाँ से निकल रही है? नाक और मुंह से निकल रही है। तो हम यहाँ पर आ की मात्रा आई है, सिरो रेखा के नीचे आ की मात्रा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? चंद्र बिंदु। इस प्रकार मैंने यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, आप ध्यान से देखिए कि जब ऐसा, यहाँ देखिए बूंद, यहाँ पर ब में कौन सी मात्रा है? ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, यह सिरो रेखा के नीचे मात्रा है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? चंद्र बिंदु। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिरो रेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग या अनुनासिक का प्रयोग होता है। अब आगे और देखिए, एक होता है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब होता है सिरो रेखा के ऊपर सिर्फ चांद बनाना है, बिंदु नहीं लगाना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर चांद लगाना है। तो यह कहाँ पर प्रयोग होता है? अर्धचंद्राकार। यह जैसे हिंदी भाषा में हमारे अंग्रेजी के बहुत से शब्द होते हैं ना, वहाँ पर हम अर्धचंद्राकार का प्रयोग करते हैं। इनको बोलते समय ध्वनि आ और ओ के बीच की निकलती है। जहाँ पर ध्वनि आ और ओ के बीच की निकलेगी
वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अर्धचंद्राकार। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूँ, जैसे डॉक्टर, ये एक अंग्रेजी वर्ड है और अंग्रेजी वर्ड है तो हम यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर ध्वनि की तरफ ध्यान दीजिए। डॉक्टर, तो यहाँ डा और डो के बीच की ध्वनि निकलती है, तो हम यहाँ पर अर्धचंद्राकार लगाएंगे। अगला उदाहरण देखिए, यहाँ हमने लिखा है ऑफिस, ये भी एक अंग्रेजी वर्ड है और अंग्रेजी वर्ड में यहाँ पर देखिए ध्वनि कौन सी निकल रही है, ऑफिस। तो यहाँ आ और ओ के बीच की ध्वनि निकल रही है, तो आप हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, अर्धचंद्राकार। यह अगला जो उदाहरण है मैंने आपके लिए छोड़ा है, देखिए इसमें आप क्या लगाना चाहेंगे, बिंदु, चंद्र बिंदु या अर्धचंद्राकार, और क्यों लगाएंगे, यह भी आप इसको ध्यान से देखकर बताइए कि आप इस पर कहाँ और क्या प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे और उदाहरण दे रखे हैं आपको, और ध्यान से देखिए कहाँ पर बिंदु लगाए और क्यों लगाए और किस नियम के तहत यहाँ पर बिंदु लगाए। तो इनका आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे आपके लिए बहुत ही सरल और सहज होता चला जाएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इन बिंदु, चंद्र बिंदु या अर्धचंद्राकार से गलत लगा देने से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो ऐसी गलतियाँ हम नहीं करेंगे। अब हम एकदम ध्यान से कहाँ चंद्र बिंदु आता है, कहाँ पर अनुनासिक, कहाँ पर अनुस्वार आता है और कहाँ पर अर्धचंद्राकार आता है, इसका हम ध्यान से लिखेंगे। धन्यवाद।